द डीप डाइव यानी गहराई से चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो कुछ ऐसा है जो रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। मतलब अक्सर इंसान इस पे ध्यान नहीं देता या इसे बहुत हल्के में ले लेता है। बिल्कुल। और अंग्रेजी की कुछ शब्द हैं जो हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, पर उनका असली मतलब शायद ही किसी को पता हो। हाँ, तो आज का मुख्य उद्देश्य कानूनी दुनिया के 3 सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले शब्दों अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डीड के बीच के सटीक अंतर को डिकोड करना है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा की नींव तैयार करने के लिए हमने कुछ बहुत ही सॉलिड सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। राइट। आई प्लीडर्स, डेली लॉयर्स और जुरिस समिट के विस्तृत आर्टिकल्स लिए गए हैं और साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एजुकेशनल नोट्स को भी गहराई से खंगाला गया है। आखिर सुबह बस में टिकट लेने से लेकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने तक एक इंसान अनजाने में ही हर दिन कई कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। लेकिन कानूनी नजरिए से देखें तो हर सहमति एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। आज इसी दिलचस्प कानूनी भूल भुलैया को सुलझाया जाएगा। हाँ, और इस भूल भुलैया में खो जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आम बोलचाल में लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक ही तराजू में तौल देते हैं। सही बात है। मतलब उन्हें लगता है कि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कानून की दुनिया में इन दोनों का वजन और इनकी अहमियत बिल्कुल अलग है। एक एग्रीमेंट किसी भी तरह की आपसी समझ हो सकती है, लेकिन जब बात उसे अदालत में लागू करवाने की आती है, तब कॉन्ट्रैक्ट की असली ताकत समझ में आती है। और जब दस्तावेज डीड तक पहुंचते हैं, तो वो औपचारिकता या फॉर्मेलिटी की एक अलग ही स्तर पर चला जाता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इन तीनों भारी भरकम शब्दों को आसानी से समझने के लिए क्यों ना एक रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन किया जाए। हाँ, ये सही रहेगा। मान लेते हैं कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और डीड को समझने के लिए हम एक बहुत ही बेसिक सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E। राइट। सेक्शन 2E के अनुसार हर वो वादा या वादों का समूह जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो, मतलब प्रतिफल या कुछ के बदले कुछ देने की बात हो, वो एग्रीमेंट कहलाता है। बिल्कुल। और ये अनिवार्य रूप से एक मीटिंग ऑफ माइंड्स है, जिसे कानूनी भाषा में कॉन्सेंसस एड इडम कहते हैं। मतलब दोनों पार्टीज का दिमाग एक ही बात पर एक ही तरीके से सहमत होना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर हम एक आम सा उदाहरण लें, साथ डिनर पर जाने का वादा एक एग्रीमेंट है। हाँ, मैंने किसी को डिनर पे बुलाया, उसने हाँ कर दी। लेकिन इसका कोई कानूनी वजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस यानी कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं होता। अगर आपका दोस्त डिनर पर नहीं आया, तो आप उस पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते। सही बात है, वो महज एक सोशल एग्रीमेंट है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पर सेक्शन 2H काम आता है। सेक्शन 2H का हवाला देते हुए अगर समझें, तो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी कानून द्वारा लागू करने योग्य हो। ओके, मतलब जिसे कोर्ट में ले जाया जा सके। बिल्कुल। इसी पर कानून की दुनिया में एक सबसे मशहूर कहावत है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बहुत ही गहरी बात है ये। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 की शर्तें पूरी करनी होती हैं। और वो शर्तें क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहले आता है ऑफर और एक्सेप्टेंस, फिर लॉफुल कंसिडरेशन यानी कानूनी प्रतिफल। उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंसान 18 साल से ऊपर होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कोई नाबालिग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और फिर फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति, और आखिर में लॉफुल ऑब्जेक्ट, काम कानूनी होना चाहिए। तो अगर हम सोर्सेस से एक उदाहरण लें, यदि ए अपनी कार बी को 1 लाख रुपए में बेचने का ऑफर देता है और बी बिना किसी दबाव के इसे स्वीकार करता है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एकदम सही, क्योंकि इसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, 1 लाख रुपए का लीगल कंसिडरेशन है और सहमति भी आजाद है। एक बात जो मुझे सोर्सेस पढ़ते हुए बहुत अजीब लगी, वो थी ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। हाँ, नानक बिल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वी विनोद कुमार अलग केस का जिक्र आता है यहाँ। बिल्कुल। उस केस में अदालत ने माना कि ओरल एग्रीमेंट्स या मौखिक समझौते भी पूरी तरह से कानूनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हाँ, बशर्ते वे सेक्शन 10 की सारी शर्तें पूरी करते हों। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट लिखित ही हो।
हवा में बोली गई बात भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है अगर आप उसे कोर्ट में साबित कर सकें। जो कि बहुत मुश्किल काम है साबित करना। हाँ, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, पर कानूनी तौर पे वैलिड है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर मौखिक बातें भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो फिर डीड की क्या जरूरत है? बहुत बड़ा सवाल है। तो आप चर्चा को डीड की ओर ले चलते हैं। डीड कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक औपचारिक या हाईली फॉर्मल कानूनी दस्तावेज है। बिल्कुल, यह मुख्य रूप से अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत डीड का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम मुख्य अंतर देखें एक कॉन्ट्रैक्ट और डीड के बीच, सबसे पहला अंतर तो औपचारिकता या फॉर्मेलिटी का ही है। जैसा हमने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मौखिक हो सकते हैं, हाँ, लेकिन एक डीड हमेशा लिखित होनी चाहिए। इसे पूरी तरह से साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड होना चाहिए। और गवाहों का भी तो कुछ नियम है ना? बिल्कुल, डीड को कम से कम 2 गवाहों या विटनेस द्वारा अटेस्ट यानी सत्यापित किया जाना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी डीड की जान है। 100 रुपए से अधिक की संपत्ति के लिए डीड का रजिस्टर होना अनिवार्य है, जो कि आजकल तो हर प्रॉपर्टी होती है 100 रुपए से ऊपर। हाँ, तो बिना रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाती। एक और पॉइंट था कंसिडरेशन का। हमने देखा कि साधारण कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन अनिवार्य है सेक्शन 25 के तहत। हाँ, कुछ न कुछ लेन देन होना चाहिए। लेकिन डीड के मामले में ऐसा नहीं है शायद। यही डीड का सबसे अनोखा पहलू है। साधारण कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के शून्य होता है, लेकिन गिफ्ट डीड जैसी डीड्स बिना कंसिडरेशन के भी पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी या बाइंडिंग होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डीड की औपचारिकता ही अपने आप में गंभीरता का प्रमाण है। जब आप इतना स्टैंप ड्यूटी भरते हैं, गवाह लाते हैं, रजिस्टर कराते हैं, तो कानून मान लेता है कि आपका इरादा बिल्कुल पक्का है, भले ही पैसे का लेन देन ना हुआ हो। बहुत ही लॉजिकल बात है। और समय सीमा या लिमिटेशन पीरियड में भी तो एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल, साधारण कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन पर केस करने की समय सीमा आमतौर पर 3 साल होती है। मतलब अगर 3 साल तक आपने आवाज नहीं उठाई तो आपका हक खत्म? एग्जैक्टली। लेकिन अचल संपत्ति से जुड़ी डीड या टाइटल के मामलों में ये सीमा 12 साल तक होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है अगर हम इसे रोजमर्रा की प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़कर देखें? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो रियल एस्टेट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं जो सोर्सेज में दिया गया है। हाँ, गुजरात के एक रियल एस्टेट का उदाहरण था। मान लीजिए कोई व्यक्ति अहमदाबाद में 70 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद रहा है। तो जब वो बिल्डर के पास जाता है और एडवांस देता है तो सबसे पहले क्या साइन होता है? आमतौर पर लोग उसे सेल अग्रीमेंट या एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। सही कहा। ये एक प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी दस्तावेज है। ये भविष्य में संपत्ति बेचने का एक वादा है बस। मतलब ये कीमत, पोजेशन की तारीख और शर्तें तय करता है। बिल्कुल, ये सेल एग्रीमेंट खरीदार को अचानक कीमत बढ़ने से बचाता है। बिल्डर कल को ये नहीं कह सकता कि अब 70 लाख नहीं 80 लाख लूंगा। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट साइन करते ही वो इंसान फ्लैट का मालिक बन जाता है? बिल्कुल नहीं। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सेल एग्रीमेंट ओनरशिप या स्वामित्व ट्रांसफर नहीं करता। तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है? उसके लिए सेल डीड या कन्वेंस डीड की जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब ये अंतिम कानूनी दस्तावेज है। हाँ, जब सेल एग्रीमेंट की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, खरीदार सारे पैसे दे देता है, तब सेल डीड निष्पादित या एग्जीक्यूट की जाती है। और बिना सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के कानूनी ओनरशिप विक्रेता या सेलर के पास ही रहती है। 100%। ये जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ नोटराइज सेल एग्रीमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी खरीदना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हाँ, कई लोग स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में सिर्फ नोटरी करवा लेते हैं। और वो बहुत बड़ा रिस्क है। कानूनी अधिकारों के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड ही एकमात्र पुख्ता सबूत है कोर्ट में। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के नियम टूट जाएं, तो कानूनी तौर पर क्या होता है? हाँ, क्योंकि हर एग्रीमेंट तो सक्सेसफुल नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ कानून ने 3 बहुत ही साफ कैटेगरीज बनाई हैं: वॉइड, वॉइडेबल और इल्लीगल। तो सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट्स को देखते हैं जो सेक्शन 2G के तहत आते हैं। हाँ, वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो शुरुआत से ही शून्य होते हैं, जिन्हें हम वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। जैसे कि किसी माइनर या नाबालिग के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट। सही कहा। अगर आप किसी 16 साल के बच्चे से प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट करते हैं तो वो कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं जो सेक्शन 2I में आते हैं? वॉइडेबल तब होता है जब सहमति या कंसेंट फ्री ना हो। मतलब अगर किसी ने डरा धमकाकर या कोवर्जन और फ्रॉड के जरिए साइन करवायो।
बिल्कुल। इसमें पीड़ित पक्ष के पास कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का विकल्प होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड है जब तक जिसके साथ धोखा हुआ है वो कोर्ट जाकर उसे कैंसिल न करवा दे। एग्जैक्टली कंट्रोल उस इंसान के हाथ में है जिसके साथ गलत हुआ है। और इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो सीधे तौर पर कानून के खिलाफ हों, जैसे ड्रग्स की सप्लाई का एग्रीमेंट करना या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे देना। वो तो साफ तौर पर अपराध है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही की इनसाइट है जो याद रखनी चाहिए। सभी इल्लीगल अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, लेकिन सभी वॉइड अग्रीमेंट्स इल्लीगल नहीं होते। बहुत ही अच्छी लाइन है। मतलब माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड तो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर वो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन ड्रग्स बेचने का अग्रीमेंट वॉइड भी है और इल्लीगल भी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समराइज करें तो वो कुछ इस तरह होगा। एग्रीमेंट एक आपसी समझ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सही। कॉन्ट्रैक्ट उस समझ को कानूनी रूप से लागू करने की ताकत देता है। बिल्कुल। और डीड उस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे औपचारिक या फॉर्मल रूप है जो संपत्ति के अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता है। प्रॉपर्टी के मामलों में बिना डीड के कोई सुरक्षा नहीं है। आखिर में सोर्सेज में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट का जिक्र करना जरूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 10A के बारे में, जो ई कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देता है। ये आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। हाँ, तो इस पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां सिर्फ एक ऐप पर आई अग्री बटन क्लिक करने से तुरंत एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वहां एक आम इंसान हर दिन बिना नियम शर्तें पढ़े कितने अनजाने कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बन रहा है। बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या ये एक तकनीकी सुविधा है या एक बहुत बड़ा कानूनी जोखिम? इसी विचार के साथ आज की गहराई से चर्चा समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।